हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया था और आज हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि आपके पास प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, जिसको हम सिंगल कोर आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। ये सिंगल कोर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा 70 फैक्टर के साथ बाइंड होता है और एक होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये आरएनए पॉलीमरेज किस लोकेशन पे बाइंड करता है। प्रोकैरियोट्स पर या किसी भी यूकैरियोट पर जिस पोजीशन पर या कि डीएनए के जिस पोर्शन पर आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करेगा उस पोर्शन को बोलते हैं हम प्रमोटर। अगर मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करूं तो कोर प्रमोटर की रेंज -40 सीक्वेंस से लेकर +20 सीक्वेंस तक का होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इन -40 से +20 के बीच में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है -35 एलिमेंट, जिस पर मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस इस तरीके के होते हैं TT GA CA। उसके बाद 17 to 19 न्यूक्लियोटाइड का गैप होता है, जिसे हम स्पेशल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद -10 एलिमेंट, जहां पर TAT नाम का सीक्वेंस है, जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो TTGAC है -35 एलिमेंट, और दूसरा है टटाट जो कि -10 एलिमेंट है, जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। सेकेंडली, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड का गैप होना बहुत जरूरी है। यहां पर ना तो हम लोग कोई एडिशन कर सकते हैं ना ही कोई डिलीशन कर सकते हैं, सिक्वेंसेस चेंज हो सकते हैं, बट ये गैप हमेशा मेंटेन किया जाएगा ताकि जो आपके पास कोर पॉलीमरेज है या कोर आरएनए पॉलीमरेज है वो स्पेसिफिकली इसी प्रमोटर के साथ बाइंड करे। -10 और -35 एलिमेंट को हम कंसेंसस सीक्वेंस भी बोलते हैं, एंड दीज कंसेंसस सीक्वेंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा 70 फैक्टर इन द केस ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स। और ये सिग्मा 70 फैक्टर हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि वो स्पेसिफिक इसी सीक्वेंस पे बाइंड करे, कहीं और पर बाइंड ना करे। अगर प्रमोटर के सीक्वेंसेस बहुत एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि मान लीजिए TTGACA है -35 पर और -10 पर आपके पास TAT है, तो इसका मतलब है प्रमोटर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और आरएनए पॉलीमरेज आराम से वहां पर बैठाया जा सकता है। अगर -10 और -35 पर थोड़ा सा भी डेविएशन है तो प्रमोटर की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिर मैंने बताया था कि -10 और -35 के एलिमेंट के बीच में थोड़ा बहुत गैप है 17 न्यूक्लियोटाइड के अराउंड, जो कि हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसर्शन हो जाए, वो डिलीशन हो जाए, तो आपके पास उस टाइप का प्रमोटर स्ट्रांग नहीं कहलाएगा, प्रमोटर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा -10 और +1 के अलावा 1 के अराउंड आपके पास जो सीक्वेंसेस है वो 80 रिच सीक्वेंसेस है, और 80 रिच सीक्वेंसेस का फायदा आपने रेप्लिकेशन में भी देखा था कि वहां से जो डबल हेलिक्स है उसको अनवाइंड करना आसान है। तो इसीलिए यहाँ पर 80 रिच सीक्वेंसेस रखे गए हैं और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सिग्मा 70 फैक्टर इट बेसिकली बाइंड्स टू -10 and -35 एलिमेंट which help RNA polymerase to get load onto the promoter। अब अगर कहीं पर -35 एलिमेंट एब्सेंट है तो वहां पर एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ ऐसे ई कोलाई हैं जहां पर गैल जीन्स का ऑपरेशन होता है, गैल जीन्स का रेगुलेशन या ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है, उस जगह पर एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास -35 एलिमेंट के ऊपर की साइड आपको अपस्ट्रीम एलिमेंट या अप एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, और -10 से +1 के बीच में आपको डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि बेसिकली हेल्प करेंगे आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑन द प्रमोटर रीजन। अब ट्रांसक्रिप्शन को 3 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड कर हम लोग पढ़ सकते हैं। एक है इनिशिएशन की प्रोसेस, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा 70 फैक्टर के साथ बाइंड होकर क्लोज कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है और प्रमोटर आगे बढ़ता है। इलॉन्गेशन के स्टेप पर आपके पास आरएनटीपीस का एडिशन होता है और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, एंड टर्मिनेशन वाले स्टेज पर आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट से हट जाता है और आरएनए को भी वहां से हटा दिया जाता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट प्रोसेस को हम इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि सिग्मा 70 फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिग्मा 70 फैक्टर की बात की जाए तो ये बेसिकली 4 सबनेट इसमें इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 जिनको हमने नाम दिया गया है। इसमें सिग्मा 70 फैक्टर बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है -10 और -35 एलिमेंट को, दैट इज प्रिब्नो बॉक्स को और TTGA सीक्वेंस को। ये जो आपके पास सिग्मा 70 फैक्टर है, ये इसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव प्रेजेंट है, और ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव ही बेसिकली आपके पास इन पर्टिकुलर कंसेंसस सीक्वेंसेस से बाइंडिंग करता है।
और जब ये आपके पास बाइंडिंग करता है यहाँ पर सीक्वेंसेस पर, तो यहाँ पर मेनली बाइंडिंग मेजर ग्रूव्स के साथ होती है। तो डीएनए के पास मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव्स होते हैं। यहाँ पर जो बाइंडिंग होती है सिग्मा 70 फैक्टर की, सिग्मा 70 फैक्टर के हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ की बाइंडिंग आपके पास मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए के साथ होती है। उसमें से भी 2 और 4 सबयूनिट्स इंपॉर्टेंट है। 2 बेसिकली -10 एलिमेंट को बाइंड करता है और 4 वाला -35 एलिमेंट को बाइंड करता है। अब यहां पर यह होता है कि आपके पास मान लीजिए ये मेजर ग्रुप है और यहाँ पर बहुत सारे एटीडी सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि एटीडी सीक्वेंसेस एक ऐसा पोर्शन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होगा और आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है एटी के बीच पे। अब यहां पर क्या होता है कि जब आपके पास सिग्मा 70 फैक्टर का हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ इस मेजर ग्रुप के साथ बाइंडिंग करता है, तो यहां पर प्रेजेंट कुछ एटी सीक्वेंसेस या कुछ 8T वाले पोर्शंस वो ऊपर की साइड फ्लिप आउट हो जाते हैं और वो इंटरेक्शन करते हैं आपके पास इन सीक्वेंसेस के साथ या इन हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ के साथ। और बेसिकली देखा जाता है कि टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड जो कि इन सिग्मा 70 फैक्टर के अल्फा हेलिक्स के या हेलिक्स टर्न हेलिक्स में प्रेजेंट है, वो इंटरेक्ट करता है टायरोसिन अमीनो एसिड। और जहां पर भी ये इंटरेक्शन होता है वहां से अब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और जनरली मेल्टिंग देखा जाता है कि -10 एलिमेंट के जहां पे से स्टार्ट है वहां पर मेल्टिंग स्टार्ट होती है। अब मेल्टिंग स्टार्ट हो गई तो मतलब इसका मतलब है जो सिंगल डबल हेलिक्स है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट होने लग गया है। और जब ऐसा देखने को मिलेगा तो सिग्मा 70 फैक्टर यहां से डिसोसिएट हो जाता है और ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाली फॉर्म प्रेजेंट होती है और आरएनए पॉलिमरेज देखने को मिलता है। अब लगभग -11 और +3 के बीच में जो सीक्वेंसेस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ सीक्वेंसेस को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब है आपको वो बातें याद नहीं रखनी कि कहां से कहां तक आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड हो रहा है। जहां पर मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं कि -10 एलिमेंट है या आपके पास -35 एलिमेंट है जिनका पर्टिकुलर कुछ नाम है, वो सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है। आपको ये इन सीक्वेंसेस को कहां पर सिंगल स्टैंडर्ड हो रहा है वो आप इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और जब ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होगा तो थोड़ा बहुत अब आरएनटीपीज आने लगेंगे, इलॉन्गेशन की प्रोसेस इनिशिएट होगी और कुछ आरएनटीपीज आकर यहाँ पे लग जाएंगे। बट ये इनिशियल आरएनटीपीज हैं जो यहाँ पर आकर लग रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहां पर आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाली फॉर्म है, आरएनए पॉलिमरेज है और थोड़ा बहुत आरएनए भी बन रहा है। आरएनए का सिंथेसिस जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एक कैटालिटिक सबयूनिट करती है जिसका नाम है बीटा सबयूनिट, जो कि आपके पास कोर आरएनए पॉलिमरेज की 5 सबयूनिट में से एक सबयूनिट है। अब जब आपके पास प्रोकैरियोट्स पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट होती है तो वहां पर एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग प्रमोटर एस्केप बोलते हैं। ये प्रमोटर एस्केप में क्या होता है कि आपके पास लगातार जब आरएनए पॉलिमरेज इस पर्टिकुलर पोर्शन पर या अपने प्रमोटर पर बाइंड होता है तो डायरेक्टली आपके पास आरएनए का सिंथेसिस लगातार स्टार्ट नहीं हो पाता, इलॉन्गेशन की प्रोसेस लगातार इनिशिएट नहीं हो पाती, तो जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल राउंड ऑफ एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है कि सिग्मा 70 फैक्टर इतनी आसानी से यहां से रिमूव ही नहीं होता और जब ये रिमूव नहीं होता तो आपके पास थोड़े शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ आरएनए यहां पर सिंथेसाइज होते हैं और वो फिर यहां से रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद वापस से सिग्मा 70 फैक्टर के साथ सिग्मा 70 फैक्टर भी डिसोसिएट होता है, आरएनए पॉलिमरेज भी डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद वापस से एक और ट्रायल किया जाता है जहां पर सिग्मा 70 फैक्टर वापस एसोसिएट होगा, आरएनए पॉलिमरेज आएगा और थोड़ा बहुत आरएनए बनेगा। बट अगर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई तो वापस से सिग्मा फैक्टर्स और आरएनए पॉलिमरेज डिसोसिएट होकर नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। जब तक ये कहानी आपके पास आगे नहीं बन जाती तब तक आपके पास ये मल्टीपल राउंड ऑफ एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। ऐसा आपको 10 न्यूक्लियोटाइड्स के अराउंड या आपके पास देखने को मिल जाता है कि आपके पास 7-8 एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि हाँ अब इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो ये मल्टीपल राउंड ऑफ एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन को समझाने के लिए आपके पास 3 मॉडल्स दिए गए हैं कि कैसे आपके पास नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाता है या नेक्स्ट ट्रायल को किया जाता है। तो यहां पर 3 मॉडल्स हैं। एक है लोकल एक्सक्लूजन मॉडल जिसे हम ट्रांजिएंट मॉडल भी बोलते हैं, सेकंड है इंच वार्मिंग मॉडल और थर्ड वाला मॉडल है जिसे हम लोग स्क्रंचिंग मॉडल बोलते हैं जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। तो यहां पर आपके पास बोला जाता है कि आरएनए पॉलिमरेज स्टेशनरी होता है और सिर्फ डीएनए को ही आगे की तरफ पुल किया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू किया जाता है।
अब सेकंड प्रोसेस आती है इलोंगेशन की, जहां पर हम बेसिकली आरएनटीपीज को ऐड करते हैं। ध्यान देना, यहां पर हम लोग कोई प्राइमर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपको रेप्लिकेशन में पढ़ा था, इसीलिए आरएनए पॉलिमरेज सेल्फ सफिशिएंट है कि वो आरएनटीपीज को डायरेक्टली ऐड कर दे। तो आरएनटीपीज एडिशन के दौरान क्या होता है कि आपके पास कोई भी, मान लो आपके पास आरएनटीपी आए, मान लो यूटीपी आया, तो उसने अपने कोरेस्पॉन्डिंग एडेनिन के साथ यहाँ पर आकर लग गया। और सेम जैसे कि आपने रेप्लिकेशन में देखा था कि 3' का आपके पास अटैक किया जाता है ट्राइफॉस्फेट में, बीटा गामा फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, अल्फा फॉस्फेट बॉन्डिंग बना देता है। सेम यहाँ पर भी कहानी है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, एक है पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग और दूसरी है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग पायरोफॉस्फेट के थ्रू या पीपीआई के थ्रू करी जाती है, और हाइड्रोलिटिक एडिटिंग ये ग्री प्रोटीन्स कराते हैं या जीआरई प्रोटीन्स। तो पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग बहुत सिंपल सी है कि मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है और डीएनए के साथ ये रेड कलर का आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। यहां पे मान लीजिए एक डीएनए पर साइटोसिन नाम का रेसिड्यू था, तो साइटोसिन के अपोजिट पर ग्वानिन लगना चाहिए था, बट यहां पर गलती से यूएमपी लग गया। और अगर ये यूएमपी लग गया तो यूएमपी को हटाना है। तो यूएमपी को हटाने के लिए आपने क्या किया, यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूटीपी वाली फॉर्म आई थी, वापस से वही ट्राइफॉस्फेट आया था, यहां पर आपके पास 3' ग्रुप अवेलेबल होगा, और 3' ग्रुप ने यूटीपी पर अटैक किया और यूएमपी का एडिशन हो गया यहां पर। अब हमें इस यूएमपी को हटाना है क्योंकि गलत है, यहां पर जीएमपी आना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वापस से पायरोफॉस्फेट डाल देंगे। आपने देखा कि यूटीपी जब ऐड हो रहा था तो पायरोफॉस्फेट रिमूव हो रहा था और मोनोफॉस्फेट वाली फॉर्म यहां पर लग गई थी, जैसे कि हर एक जगह देखने को मिलता है, चाहे रेप्लिकेशन हो ट्रांसक्रिप्शन हो। अब वापस से अगर आप लोग पायरोफॉस्फेट डाल दो तो यूएमपी वाली फॉर्म वापस से यूटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और यूटीपी बाहर निकल जाएगा। और अब आप नेक्स्ट ट्रायल कर सकते हो, जहां पर एक्चुअल फॉर्म जो है वो जीटीपी वाली फॉर्म है वो यहां पर आएगी, जीटीपी वाली फॉर्म से पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, जीएमपी यहां पर ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट बेस की पेयरिंग हो गई साइटोसिन के साथ। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोलिटिक एडिटिंग भी होती है। अगर मान लीजिए फॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग सफिशिएंट नहीं है, वो काम नहीं कर पाए, तो ग्री प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है और डीएनए पर एक गलती हो गई है जीटी। तो ये जो जीटी वाली गलती है, मान लीजिए फॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग के दौरान देखी नहीं गई और कहीं इंटरनल पोजीशन में छुप गई है, तो वहां पर एक्टिवेट होती है ये हाइड्रोलिटिक एडिटिंग, जहां पर ये ग्री प्रोटीन्स आते हैं और ये इंटरनल पोजीशन पर प्रेजेंट मिसमैच को देखते हैं। ये ग्री प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपके पास आरएनए को पीछे की तरफ बैक पुल करते हैं, और जहां पर भी आपके पास ये मिसमैच हुआ है उससे पहले एक कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद आरएनए वहां से क्लीव हो जाता है और वापस से आपके पास आरएनए पॉलिमरेज आकर बैठाकर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। तो दो बातें याद रखनी कि पायरोफॉस्फेटिक एडिटिंग में पीपीआई पायरोफॉस्फेट ही आपके पास एडिटिंग करता है और मिसमैच को ठीक करता है, और हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में जीआरई प्रोटीन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आरएनए को भी स्टॉप कर देते हैं और आपके पास आरएनए को पीछे की तरफ पुल भी करते हैं। अब इतना एडिटिंग करने के बाद भी आपके पास यहां पर एरर रेट जो है वो 10,000 पर एक बार गलती हो जा रही है। प्रूफ रीडिंग प्रेजेंट होने के बाद भी एरर रेट ज्यादा है, बट फिर भी ये फिटनेस को इफेक्ट नहीं करता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप एक जीन को कितने बार भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो। अगर एक बार गलत ट्रांसक्रिप्ट बन चुका है या एक बार गलत एमआरएनए बन चुका है तो कोई बात नहीं, उसे हटा दीजिए, और अगर हटाया भी नहीं तो एमआरएनए तो ट्रांजिट मॉलिक्यूल है, कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आप वापस से एक नया ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं या नया सही एमआरएनए बना सकते हैं। और एमआरएनए पर हमें इतना भरोसा भी नहीं है क्योंकि एमआरएनए ट्रांजिट मॉलिक्यूल है, थोड़ा देर के लिए ही होगा। डीएनए पर अगर म्यूटेशन हो जाए तब वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशन आगे पास होती है नेक्स्ट सेल पर, बल्कि जो एमआरएनए है या प्रोटीन है इनमें कोई ज्यादा म्यूटेशन हो गया तो उतना डेंजरस नहीं है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान हमने पहले भी डिस्कस किया कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो यहां पर टीआरसीएफ दैट इज ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपलिंग फैक्टर नाम के कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये डीएनए था और डीएनए पर कहीं पर थाइमिडीन डाइमर आ चुका है, और ये थाइमिडीन डाइमर आ चुका है तो अब आपके पास यहाँ पर आरएनए पॉलिमरेज को पॉज हो जाना चाहिए। तो थाइमिडीन का जब डाइमर आता है तो आरएनए पॉलिमरेज पॉज हो जाता है, और जैसे वो पॉज होता है तो टीआरसीएफ प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं, और टीआरसीएफ प्रोटीन्स बेसिकली आगे चलकर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म के जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि यूवीआर ए, यूवीआर बी, यूवीआर सी एंड सो ऑन।
इस पार्ट को आपको मैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जब बताऊंगा या स्पेसिफिकली उसमें भी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म जब बताऊंगा तो वहां पर डिटेल में बात बताई गई होगी। बट फिलहाल के लिए इतना चीज याद रखो कि प्रोकैरियोट्स पर टीआरसीएफ नाम के प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब कहीं पर रिपेयर कराना होता है या कहीं पर डीएनए डैमेज आ चुका है या कहीं पर थाइमिडीन डाइमर आ चुके हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन जो है टीआरसीएफ, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म के प्रोटीन्स जो कि प्रोकैरियोट्स में है उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि यूबीआर ए, बी, सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, यहां पर मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं कि यूकैरियोट्स पर टीआरसीएफ प्रोटीन्स नहीं आते, वहां पर टीएफ2एच आते हैं। तो अगर यूकैरियोट्स में कभी ऐसा देखने को मिला तो तब वहां पर टीएफ2एच नाम के प्रोटीन्स आएंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म करेंगे। और यूकैरियोट्स में एंजाइम्स का नाम डिफरेंट है, वहां पर एक्सपीए, एक्सपीबी, एक्सपीसी, एक्सपीएफ, एक्सपीजी नाम के प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से एक्टिवेट होते हैं और यूकैरियोट्स में कैसे एक्टिवेट होते हैं। इस बात को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में आपके बाद जब मैं डीएनए रिपेयर वाली वीडियो अपलोड करूंगा, तो वहां पर भी आप इसे आराम से देख पाएंगे, चाहे वो रिवीजन की वीडियो भी ना हो, वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया होगा वहां पर। अब प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो यहां पर इलोंगेशन तब तक देखने को मिलेगा जब तक टर्मिनेटर साइट ना जाए। जैसी टर्मिनेटर साइट आएगी तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा। बट अभी क्योंकि टर्मिनेटर साइट नहीं आई है तब तक इलोंगेशन चलता ही रहेगा। प्रोकैरियोट्स में ये भी देखा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल किए जाते हैं। कपल का मतलब है कि आपके पास ये आरएनए पॉलीमरेज था, इसने आपके पास ट्रांसक्रिप्शन करा और एमआरएनए का फॉर्मेशन किया। ये एमआरएनए बनते भी रह रहा है और एमआरएनए के साथ राइबोसोम्स एसोसिएट भी हो जा रहे हैं और प्रोटीन्स भी बनने लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये को ट्रांसलेशनल प्रोसेस है। तो प्रोकैरियोट्स पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस दोनों ही कपल होती है। जिस टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है उसी टाइम पर कुछ राइबोसोम्स शायद आकर एमआरएनए के ऊपर लग जाए और प्रोटीन सिंथेसिस भी इनिशिएट हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। अब अगर मैं बात करूं आपके पास प्रोकैरियोट्स पर थर्ड प्रोसेस की, जिसे हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन बेसिकली दो टाइप से होता है प्रोकैरियोट्स पर, एक तो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हैं, ये ज्यादा कॉमन है। रो इंडिपेंडेंट, रो आप इतना समझिए कि रो एक फैक्टर है, एक प्रोटीन है। अगर रो नाम के फैक्टर या प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो हम उसे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलेंगे, और अगर रो नाम के प्रोटीन की जरूरत है तो हम इसे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जहां पर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंट्रिंसिक्स या आपके पास जो एमआरएनए है वहीं पर कुछ इंट्रिंसिक टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि अब टर्मिनेशन हो जाना चाहिए। अब देखा ही जाता है कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन पर बेसिकली कुछ हेयरपिन लूप्स बनते हैं, और ये हेयरपिन लूप जो है वो जीसी रिच सीक्वेंसेस होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन रिच होते हैं। और उसके बाद कुछ पॉली यू सीक्वेंसेस या पॉली यूरिडीन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर कोई फैक्टर रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये ज्यादा कॉमन है। और यहां पर जीसी रिच सीक्वेंसेस के हेयरपिन लूप्स बनते हैं विच आर फॉलोड बाई पॉली यू सीक्वेंसेस जो कि टर्मिनेशन करा देते हैं। तो यहां पर आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर कुछ जीसी सीक्वेंसेस है और यहां पर भी कुछ जीसी सीक्वेंसेस है। कुछ जीसी सीक्वेंसेस एमआरएनए के ऊपर इन्वर्टेड रिपीट्स दिखाते हैं और वो आपस जुड़ जाते हैं, और अगर ये जुड़ जाएंगे तो दे विल फॉर्म हेयरपिन लूप्स, और अगर वो हेयरपिन लूप्स बनाएंगे तो दीज हेयरपिन लूप्स ये क्या करेंगे, कन्फर्मेशन चेंज करते हैं आपके पास आरएनए के ऊपर। लास्ट में आपको देखने को मिलता है कि पॉली यू सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे एट द एंड ऑफ दिस एमआरएनए। तो ये जो जीसी सीक्वेंसेस हैं, ये देखा यह जाता है कि दीज जीसी सीक्वेंसेस दे इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज ऑन दिस आरएनए पॉलीमरेज, और जैसे ही आपके पास आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से आरएनए टेम्पलेट को छोड़कर रिमूव हो जाता है और यहां पे जितना भी बचा हुआ आरएनए है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, इसे हम लोग एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कराएगा या खत्म कराएगा। ये रो जो फैक्टर है वो एक हेलिकेज लाइक हेक्सामर प्रोटीन है, मतलब 6 सबयूनिट्स का बना हुआ है, और एक स्पेसिफिक साइट रूट साइट पर बाइंड होता है, और ये रूट साइट एमआरएनए के ऊपर ही प्रेजेंट होती है जो कि जनरली 40 साइटोसिन रिच होती है अप्रोक्सीमेटली। इस रो फैक्टर के पास एटीपीएस एक्टिविटी है, और ये जो रो फैक्टर है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम साइट को माइग्रेट करता है।
अब जैसा मैंने बताया था कि जब आपके पास टर्मिनेटर सीक्वेंसेस आ जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज खुद ही रुक जाएगा फिलहाल के लिए। तो आपके पास जो बना हुआ एमआरएनए है वहां पर साइटोसिन रिच या 40 साइटोसिन रिच सीक्वेंसेस है जिनमें आप लोग रूट साइट बोल रहे हो। इन रूट साइट पर आपके पास एक प्रोटीन बाइंड करेगा, एक फैक्टर बाइंड करेगा जिसका नाम है रो फैक्टर। तो रो फैक्टर जैसे यहां पर बाइंड करेगा, ये रो फैक्टर आगे की तरफ माइग्रेट होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम साइड को, और जो रुका हुआ आरएनए पॉलीमरेज है उसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस लाएगा, और कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से यहां पर जो बाइंड आरएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रोसेसिविटी रिड्यूस हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज इस साइड को छोड़ जाता है और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज छूट जाएगा, तो आपके पास यहां पे से एमआरएनए भी रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो इतना ध्यान रखना है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन पर आपके पास कोई रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जीसी रिच सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हेयर पिन्स बनाते हैं, विच आर फॉलोड बाय पॉली सीक्वेंसेस। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एक एक्सट्रिंसिक टर्मिनेटर है जहां पर रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जो 40 साइटोसिन रेसिड्यू की रूट साइट को रिकॉग्नाइज करता है। रूट साइट आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर बाइंड करता है, उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस लाकर उसको वहां से रिमूव कर देता है और एमआरएनए भी वहां से रिमूव हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर आपके पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और उससे एसोसिएटेड जितने भी आरएनए पॉलीमरेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उनके स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहिए ताकि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये बेसिकली रिविजन सीरीज है तो हम इसलिए डिटेल पर नहीं जा रहे हैं। जब मैं आगे की लेक्चर्स लेके आऊंगा तो मैं डिटेल वीडियो पर खुद आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके पास कोई भी एंजाइम काम कर रहा है या कैसे कैसे आपके पास डीएनए में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।